प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे स्टार्ट हुई इस पर्टिकुलर जो मिशन की, या कह सकते हो कि यूरोपियंस के आने की। तो पहले जो लोग आए थे वो पोर्चुगीज़ थे। अब पोर्चुगीज़ जब एंटर करते हैं भारत में तो वो 100 साल तक अपना आधिपत्य जो है वो जारी रखते हैं। मतलब 100 साल तक वो ट्रेड मोनोपोली खुद की ही चलाते हैं कि हम ही ट्रेड करेंगे भारत पे। तो यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेड किया भारत के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ। तो सबको ट्रेड किया सबके साथ, और यहाँ पे इन्होंने ट्रेड तो किया, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी काफ़ी ये दखल देते थे। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या थी पोर्चुगीज़ की, ये बताया है कि इनके पास काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े शिप्स हुआ करते थे, अच्छे खासे इनके पास वेपन्स हुआ करते थे। इस वजह से क्या करते थे, लोगों को डराते थे। अब बड़ी शिप्स हैं, छोटी शिप को आसानी से अटैक कर सकते हैं, उनको डुबा सकते हैं। तो दे यूज टू थ्रेटन दी स्मॉल शिप, या कह सकते हो जो हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं जो सऊदी अरेबिया से या भारत से जाते थे बाहर, या कहीं और से आते थे, उनको डराया करते थे कि तुम यहाँ पे ट्रेड करना बंद कर दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो अपनी ये सुपीरियरिटी कैसे फाइंड करते थे, उन शिप्स पे काफ़ी हथियार रखते थे। तोप हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, जिनसे ये दूसरे जो शिप्स हैं उनको निशाना बना सके, उनको डिस्ट्रॉय कर सके। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि मुग़ल जो एम्परर हैं उनसे उनको भी धमकाया कि आप भी दूसरे देशों से ट्रेड मत करो, सिर्फ हमसे ही करो और हमको ट्रेड कंसेशंस दीजिए। धमका धमका के इन्होंने क्या किया, कुछ ट्रेड कंसेशंस ले लिए मुग़ल एम्परर से, ताकि जो मुग़ल एम्परर की जो खुद की जो शिप्स हैं वो दूसरे देशों से ट्रेड कर सके। तो यहाँ पे एक तरीके से पहला केस था जब मुग़ल एम्परर को दबना पड़ा विदेशी ताकतों के अंडर। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही कंसेशंस मिले इन्होंने अपने सेटलमेंट शुरू कर दिए रखने, जैसे कि कोचिन है, गोवा है, दमन दीव है। इन्होंने वहाँ पे अपने ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए। तो वहाँ पे रह के वो, क्योंकि ये सभी जो इलाके हैं ये समुद्र के किनारे इलाके हैं, ये आसानी से आते थे। समुद्र किनारे अगर एरियाज़ रहेंगे तो आसानी से ये अपना जो ट्रेड सेंटर्स हैं उसको आसानी से चला सकेंगे। वहाँ से जो माल है, जो मटेरियल है, उसको डिस्पैच कर सकेंगे, वहाँ से ले सकेंगे। तो देखिए अब हुआ क्या कि विक्ट्री विसरॉय इन इंडिया। तो यहाँ पे पहला जो विसरॉय था, विसरॉय मतलब कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पोर्चुगीज़ के। सो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ही वॉज क्वाइट डायनामिक पर्सन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने क्या शुरुआत करी, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी। ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब मास्टरी ऑफ सी, मतलब समुद्र पे हमारा जो आधिपत्य है, एक हमारा जो मास्टरी है, हमारा जो एक कब्ज़ा है वो होगा पूरे समुद्र में। मतलब हम ही ट्रेड करेंगे, हमारे दुश्मन ट्रेड नहीं कर पाएंगे, या कोई दूसरा ताकि ट्रेड नहीं कर पाएगा। ट्रेड करना है तो हमारी ही कंडीशंस पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो व्यक्ति थे उनका नाम था अल्फांसो डी एल्बरक्रैक। एल्बरक्रैक अल्फांसो डी एल्बरक्रैक। इन्होंने क्या किया, ही डेल्ट विथ स्ट्रैटेजी, लिखा हुआ है, ही डेल्ट विथ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशियन। यहाँ पे वही चीज़ों को आगे बढ़ाया गया कि स्ट्रैटेजिक जो ये जो कंट्रोल था, क्योंकि इंडियन ह्यूज वाटर बॉडी, और उस पर कंट्रोल मतलब आप कह सकते हो पूरे ट्रेड पे कंट्रोल थ्रू इंडिया। तो ये ज़रूरी था। उसके बाद नीनो सा कुन्हा, उन्होंने क्या किया कि अपना जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से गोवा ले आए, शिफ्ट कर लिया। अब इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जो ये आप कह सकते हैं कि ये प्रेस है, क्रॉप्स लाइक टोबैको है, पोटैटो है, वो इंडिया में पोर्चुगीज़ ले आए। अब इन
ये आए थे 1498 में और मिड 17th सेंचुरी में वो भारत छोड़ के चले गए, बट गोवा और दमन दीव 1961 तक उनके कब्ज़े में ही रहा। उसके बाद 1961 में पुलिस एक्शन से दमन दीव और गोवा को खाली करा लिया गया पोर्चुगीज से, पुलिस एक्शन से, ऐसा नहीं दिया उन्होंने, पुलिस एक्शन से कर दिया गया जबरन। तब देखिए इन 1602 डच जो थे, डच मतलब आप कह सकते हो कि हॉलैंड से जो लोग आते थे, नीदरलैंड्स, वहाँ से लोग आए। आप देख सकते हो कि 1498 वास्को ड गामा आते हैं, 100 साल या 104 साल तक कोई नहीं आता। कौन आते हैं? डच। और उन्होंने कंपनी है, तो इन्होंने कंपनी खोली, ये भारत पहुंचे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनका कैरेक्टर क्या था, फॉर्म्ड, देखो, मेक वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज एंड एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस। इनका बहुत ही सिंपल फंडा था कि पहले लड़ाई करो, लड़ाई में जीते तो उनसे एक समझौता कर लो, ट्रीटी मतलब समझौता, समझौता कर लो। उनके कुछ एरियाज़ हैं, मतलब जो वहाँ का एम्परर है, वहाँ का जो राजा है या जो कोई है, उससे कुछ एरिया अक्वायर कर लो, उस एरिया में अपना पहले ये एक कंपनी बिल्ड कर लो, एक ट्रेड सेंटर बिल्ड कर लो, और फिर आगे चलो और लड़ाई करने। तो ये काम इनका होता रहता था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या थे। अब डच का एक कह सकते हो कि इनको भारत से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ था? दे वर इंटरेस्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आप देखोगे इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, स्पाइस आइलैंड है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो रॉ मटेरियल है मिल जाता था। स्पाइस आइलैंड आप नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि स्पाइस मसाले वहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाते थे। वहाँ पे इनको दूसरे भी जो जेम स्टोन्स हैं वो मिलते थे। दूसरे जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल यूरोप में काफ़ी अच्छी खासी मांग थी, वो वहाँ मिल जाता था इनको। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि भारत पे ना ध्यान दे के इन्होंने ध्यान किस पे दिया? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड, यहाँ पे ध्यान दिया। अब यहाँ पे कॉर्नेलिस हॉटमैन जो पहले डच ये थे टू कम टू सुमात्रा एंड बंतम इन 1596। तो बंतम आइलैंड और सुमात्रा जो आइलैंड है वहाँ पे जाने वाले पहले डच व्यक्ति कौन थे? कॉर्नेलिस हॉटमैन। अब इनके ट्रेड सेंटर्स भारत में भी थे, लेकिन भारत में तो ध्यान नहीं था, तो भी इनके ट्रेड सेंटर्स क्या थे देखिए। इन्होंने सूरत, भरूच, कैम्बी, अहमदाबाद, कोचिन, मसूलीपट्टनम, अब लिखा हुआ है, पटना, आगरा, इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए। इन्होंने क्या किया कि जो पोर्चुगीज़ है उनको मार के भगा दिया। दे टर्न्ड आउट पोर्चुगीज़ फ्रॉम मलय स्ट्रेट। मलय स्ट्रेट मतलब बेसिकली ये जो आपका इंडोनेशिया वाला इलाका है, मलाका स्ट्रेट जो है इसको बोलते हैं, उस एरिया से पोर्चुगीज़ को खदेड़ दिया, भगा दिया। इन 1623 डिफीटेड इंग्लिश फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग देयर होल्ड देयर। तो 1623 अब जैसे कि आपको पता चला कि एक रूट खुला है, लोगों को पता चला, तो दूसरे देश के लोग भी आने लगे, और इसमें इंग्लैंड के लोग भी आए थे। तो डच लोगों ने जो मलय स्ट्रीट है या जो साउथ ईस्ट एशिया है जहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया 1623 में। अब इनका डिक्लाइन क्यों हुआ, इनका ये जो पतन क्यों हो गया, इसका रीज़न था देखिए। मैंने जैसे बताया कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भारत में अपना अम्पायर बिल्ड करना। उनको बस काम क्या था, आए यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे सामान उठाया, दूसरी जगह बेचा, बात ख़त्म। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो भारत पे फोकस नहीं कर पाए। उनका ज़्यादा फोकस कहाँ था? मलय आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो मतलब क्या होता है कि जो आइलैंड्स का समूह होता है उसको बोलते हैं आर्चिपेलागो या आर्किपेलागो कहते हैं इसको। तो जो इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा है, इन पर ज़्यादा ध्यान था।
तो इसकी वजह से भारत पे कमांड उनका छूट गया। उसके बाद जो डच थे वो पोर्चुगीज़ और जो इंग्लिश जो लोग थे उनका जो एक कह सकते हैं कि स्टिफनेस को या आप कंपटीशन सह नहीं पाए पोर्चुगीज़ का और इंग्लिश लोगों का या इंग्लैंड का, और वो वहाँ से चले गए। ये तो बात हुई आपके डच और पोर्चुगीज़ की। तीसरा प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है, कॉज ऑफ मिजरी फॉर इंडिया, इट इज़ ब्रिटेन के लोग। अब इन्होंने, आपको पता है कि करीबन 200 से 250 साल तक राज किया भारत पे, और इन्होंने बहुत ही कह सकते हो कि कंडीशंस वर्स कर दिए हैं भारत के। तो जब ये आए तो 1599 में इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, बाद में जिसको नाम दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सीधा पैट्रोनेज पे चलती, मतलब जो सीधा कह सकते हो कि दया पे चलती थी क्वीन एलिजाबेथ की, जो वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की। तो 1608-09 पे कैप्टन हॉकिंस आते हैं भारत, और भारत आके वो कहाँ जाते हैं, जहांगीर, जो जब एम्परर थे हिंदुस्तान के, वहाँ पहुँचते हैं जहांगीर के पास, ताकि वो ट्रेड, क्यों पहुँचते हैं, परमिशन मांगने पहुँचते हैं कि सूरत में हमको ट्रेड सेंटर खोलना है तो आप हमको परमिशन दे दीजिए, बट जहांगीर ने मना कर दिया। 1612 में जहांगीर उस फैक्ट्री की परमिशन दे देते हैं। ये क्यों देते हैं, इसके पीछे भी काफ़ी ये है, षड्यंत्र रचा गया, काफ़ी प्रेशराइज किया गया जहांगीर को। तो 1612 में परमिशन मिली, 1613 में फैक्ट्री खुल जाती है। सर थॉमस रो जो हैं वो फर्स्ट एम्बेसडर थे किंग ऑफ किंग जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और इन्होंने क्या किया कि अप्रूवल ले लिया, ट्रेडिंग पैन इंडिया, मतलब पूरे भारत में ट्रेड करने का जो एक परमिशन है वो किससे ले लिया, जहांगीर से लिया 1615 में। देखिए 1608-9 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं, मना कर दिया जाता है। 1612 में जहांगीर खुद ही परमिशन देते हैं। 1613 में कंपनी खुलती है, 1615 में पूरे देश में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी धमकाया था, कह सकते हो कि आप, लंबी आर्मी थी उनके पास, काफ़ी उनके पास जो मॉडर्न मशीन्स थी, टेक्निक्स थी, तो उसकी वजह से काफ़ी धमकाया था एक जहांगीर को। और इसका हम लोग जो एक कह सकते हैं कि पूरा हिसाब आगे देखेंगे। तो इसकी वजह से 1623 में ट्रेडिंग सेंटर्स खुल गए, किसके, ब्रिटेन के लोगों के, ब्रिटिश लोगों के। कहाँ पे, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, पहले अब भरूच हो गया है, पहले बोराज था, फिर आगरा, मछलीपट्टनम, ये एरियाज में खुल गया। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ पहली थी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा है वीक एम्पायर इन साउथ। तो साउथ में आप विजयनगर किंगडम अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था। और जब विजयनगर किंगडम 1565 में जब डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ उसका, उसके बाद से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर वहाँ रह नहीं पाया, और इसकी वजह से आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। और इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश को या ब्रिटेन के लोगों को एक चांस मिल गया कि वहाँ जाके हम लोग क्या करें, एक अपने ट्रेड सेंटर्स खोले, बनाए वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे फैक्ट्री खोली, कहाँ, मद्रास में, जो आजकल चेन्नई है, वहाँ पे फैक्ट्री खोली, और वहाँ पे एक स्मॉल फोर्ट बनाया, इसको आज नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन्होंने फैक्ट्री बनाई ताकि वहाँ पे ये कह सकते हो कि फोर्ट बनाया, फिर फोर्ट के साथ फैक्ट्री बनाई ताकि वहाँ पे ट्रेड कर सकें वो। तो पहला रीज़न ये था। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 1707 में जब औरंगज़ेब मरा, औरंगज़ेब के मरने के बाद कोई भी जो वहाँ का रूलर है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, एम्पायर इतना स्ट्रांग कोई नहीं था। तो ब्रिटेन के लोगों को ये तो बहुत ही अच्छा चांस मिल गया कि कोई रूलर नहीं है, तो वहाँ पे अपना कब्ज़ा किया जाए।
तो मुग़ल एम्पायर भी धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हो गया। इनके जो राइवल्स थे, जो खुद ही दुश्मन थे, पहले क्या करते थे, ये दो राजाओं को लड़ाते थे और दोनों राजाओं को हथियार भी खुद देते थे। उनको अश्योरेंस देते थे कि हम आपकी जो सेना है उसकी रक्षा करेंगे, आप बस हमको पैसे दो। मतलब दो भाइयों को मैं लड़ाऊँ और मैं लाठी दोनों को मैं ही प्रोवाइड करूँ, और जब दोनों का सर फूटे तो दोनों का जो मरहम पट्टी मैं ही करूँ और पैसे मैं दोनों से लूँ। ये हाल था ब्रिटेन के लोगों का। सो आगे का पार्ट आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच।